नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार का हाल चाहे कैसा भी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके निवेश में स्थिरता बनी रहे तो जरूरी है ऐसे पोर्टफोलियो की जिसमें हर स्टाइल के फंड का समावेश हो, जिससे निवेश में ग्रोथ और बैलेंस दोनों मिले। आज हम आपकी मदद करेंगे ऐसे फंड चुनने में जो बाजार के हर हाल में कर सकते हैं कमाल। और इसी में हमारी मदद करेंगे वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी। हेमंत जी और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हर मौसम में हिट पोर्टफोलियो, हर मौसम में मतलब बाजार के हर हाल में कमाल करने वाला पोर्टफोलियो और ऑल वेदर पोर्टफोलियो पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। विकास, जरा पहले बताइए, ये ऑल वेदर पोर्टफोलियो का जो हमने ये टर्म बनाया है, क्या मतलब है इसका? बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? ये ऑल वेदर पोर्टफोलियो क्या होता है? धन्यवाद स्वाति। देखिए स्वाति, ऑल वेदर का पोर्टफोलियो का मतलब ये हो गया कि आप देखिए बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं, ग्लोबल रीजन से, डोमेस्टिक रीजन से, और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है बाजार में। और कई बार मार्केट कोई एक पर्टिकुलर मार्केट कैप को फेवर कर रही है कि मिड कैप्स बहुत चल रहे हैं लेकिन लार्ज कैप नहीं चल रहे, या स्मॉल कैप बहुत चले और मिड कैप उतने नहीं चले, या वाइस वर्सा कि लार्ज कैप बहुत चल रहे हैं और दूसरे फंड्स नहीं चल रहे हैं। तो एक फंड मैनेजर्स एक उसके अंदर में सोल्यूशन लेके आते हैं कि ऐसे फंड्स जिसमें हर एक तरह की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, हर एक तरह के सेक्टर्स उसमें अवेलेबल हो, कि ताकि पोर्टफोलियो में अगर कोई भी परिस्थिति अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या किसी थीम के हिसाब से नहीं चल रही हो, तो दूसरे जो थीम्स हैं या दूसरे सेक्टर जो चल रहे हैं वो भी उस पोर्टफोलियो या उस फंड का हिस्सा होने चाहिए। तो ऑल वेदर का मतलब ये हो कि मार्केट कंडीशन कैसी भी हो, आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत मूवमेंट बनी रहनी चाहिए। और यदि बाजार बहुत ज़्यादा बुलिश है तो फिर सभी तरह के सेक्टर, सभी तरह की थीम चलती हैं, तो वो तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली हो ही गई। लेकिन जब वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो या परिस्थितियां विपरीत हो मार्केट के, तो आपका पोर्टफोलियो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही नेगेटिव जा रहा है या बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो ऑल वेदर का मतलब ये हो गया कि आपके इस तरह के फंड्स जिसमें हर तरह के मार्केट कैप या हर तरह के या डाइवर्सिफाइड जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी, डेट हो या आपका बैलेंस्ड फंड्स हो। सो जनरली हम क्या बोलते हैं कि एक कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो होना चाहिए। कोर हो गया आपका जो लंबी अवधि के लिए आप रखते हैं, उसमें बहुत चेंजेस नहीं लानी होती हैं, और सैटेलाइट होता है जो आप थोड़ी अवधि के लिए फंड्स लेते हैं, टैक्टिकल कॉल लेते हैं 2-3 साल के होराइजन से। जब वो प्ले आउट हो जाए तो आप उधर से शिफ्ट करके किसी दूसरे टैक्टिकल प्ले में आ जाएं। ओके, तो कोर और सैटेलाइट का आप एक वो कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और उसमें आप अपने पोर्टफोलियो या फिर फंड्स को शामिल कर सकते हैं। हेमंत जी, हर किसी किस्म का जो फंड है, कैटेगरी है, वो हर बार परफॉर्म नहीं कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पर वैसी थीम्स या वैसी कैटेगरीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बाजार के हर मौसम में, हर एक स्थिति में आपको कुछ ना कुछ स्थिरता जरूर प्रदान करेगी। तो आपके इस कॉन्सेप्ट में, ऑल वेदर पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट में, एक एक करके तो हम बात करेंगे ही, किस तरीके का पोर्टफोलियो ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनता है? देखिए स्वाति, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम ऑल वेदर पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो बेसिकली हम इस तरह के पोर्टफोलियो बनाने की बात कर रहे हैं जो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में काम करे। यानी अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो तो कहीं आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, आपको ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलना चाहिए, पोर्टफोलियो में प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, और जब मार्केट अच्छा कर रहा हो तो उसमें उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। यानी इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो ऑल वेदर पोर्टफोलियो है। मतलब मार्केट में किस तरह का भी मौसम हो वो आपके उस हिसाब से पोर्टफोलियो काम करना चाहिए। इसको स्वाति बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप कर सकते हो उसको अपनी एसेट एलोकेशन के हिसाब से। एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन बना रहे हो तो उसका एक पोर्टफोलियो, वहां पे अमूमन हम इक्विटी इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में अगर वॉलेटिलिटी हुई भी तो मेरे पोर्टफोलियो पे सिर्फ ज्यादा असर नहीं पड़ता है। हालांकि वॉलेटिलिटी होगी, पोर्टफोलियो वैल्यू पे फर्क होगा, पर क्योंकि लंबा समय है मेरे पास तो हम उसको बने रह सकते हैं। मीडियम टर्म में हम कोशिश करते हैं कि प्रोटेक्शन भी मिले और हमें ग्रोथ भी मिले, तो फिर वहां पे हम हाइब्रिड तरह का पोर्टफोलियो बनाते हैं। डेट में हम कहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि वो पैसे की जरूरत हमें शॉर्ट टर्म में पड़ सकती है हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन इसमें क्या है, एक इशू होता है कि पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कब करना है। रीबैलेंस करने में कुछ कॉस्ट होती है, टैक्सेशन हो सकता है, एग्जिट लोड हो सकते हैं। दूसरा तरीका ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाने का है, ऑल वेदर फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना। यानी ऐसे फंड्स जिनमें एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो फंड मैनेजर के पास
कि जिस तरह का मार्केट का मूवमेंट हो, जिस तरह का माहौल मार्केट में या इमर्जिंग सिनेरियो हो, उसके हिसाब से फंड मैनेजर इक्विटी में, डेट में, कमोडिटीज में, या तो जैसे गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, उसमें पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सके। मुझे लगता है कि आपको पूरे पोर्टफोलियो को ऑल वेदर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो पैसा है, आपकी वेल्थ क्रिएशन का पैसा, उसमें आपके पास समय होता है। जो आपका जो मीडियम टर्म का जो गोल होता है या फिर जो शॉर्ट टर्म का होता है, उसको आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो डिफरेंट मार्केट कंडीशन में काम कर सके। और जैसा मैंने कहा, दो तरीके हैं, या तो आप खुद से एसेट एलोकेशन करके उसको इतना डाइवर्सिफाई कीजिए कि वो डिफरेंट मार्केट कंडीशन में काम करे, या फिर ऐसे कैटेगरी के फंड जैसे इक्विटी सेविंग, बैलेंस एडवांटेज, हाइब्रिड, मल्टी एसेट, इस तरह के जो फंड्स हैं जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास, उनसे अपना पोर्टफोलियो बनाए, तो शायद आम निवेशक के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है। बिल्कुल। तो एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो मतलब कुछ ऐसा हिस्सा पोर्टफोलियो का, ऐसे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में जो कि हर एक बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न के साथ साथ। आइए अब एक एक करके कैटेगरीज पर चर्चा करते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स के पसंदीदा फंड्स भी जानेंगे उन कैटेगरी से। विकास, आपसे शुरू करें तो वो पहली कौन सी कैटेगरी रहेगी आपकी पसंदीदा जो कि ऑल वेदर पोर्टफोलियो में फिट बैठती है आपकी नजर में? स्वाति, ऑल वेदर कैटेगरी में मुझे लगता है मल्टी कैप स्ट्रैटेजी सबसे बेहतर है। बिकॉज मल्टी कैप स्ट्रैटेजी का मतलब ये हो गया कि एक तो फंड बहुत डाइवर्सिफाइड होगा, आपको हर तरह के सेक्टर एक्सपोजर मिल जाएंगे और हर तरह की मार्केट कैप मिलेगी। जैसे हम बोलते हैं कि लार्ज कैप फंड्स हो गए जो टॉप के 100 स्टॉक ट्रेड करते हैं मार्केट में, उसकी एक जो बास्केट है वो क्रिएट की जाती है। तो उसमें लार्ज कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा, स्मॉल कैप भी होगा। अब सेबी के डिफाइंड रूल के हिसाब से 25% लार्ज कैप होना चाहिए, 25 मिड होना चाहिए, 25 स्मॉल होना चाहिए, और जो बाकी 25 है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन होती है कि मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए कौन सा रेलिवेंट सेक्टर है जहाँ मार्केट कैप है जिसमें वो ऐड कर सकते हैं। तो यदि आज की परिस्थिति में अगर फंड मैनेजर को लगता है कि मिड और स्मॉल बहुत चल गया है और लार्ज कैप ये वाले साल में अपॉर्चुनिटी अधिक लग रही है, तो शायद वो क्या करेंगे, एडिशनल फिर 25% लार्ज कैप में रखेंगे। तो मल्टी कैप स्ट्रैटेजी जो होती है वो फंड मैनेजर को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे देती है कि वो पूरा स्पेक्ट्रम जो होता है मार्केट का, पूरा यूनिवर्स को वो कैप्चर कर सकते हैं। तो मेरा पहला जो कैटेगरी जो मुझे लगता है कि सबके पोर्टफोलियो में ऑल वेदर फंड होना चाहिए, और इसमें ना आपको जब एक बार पोर्टफोलियो में मल्टी कैप आपने फंड्स ले लिए तो मुझे नहीं लगता उसमें ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा चर्निंग करने की। यदि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप 10 साल 15 साल के लिए अवधि के लिए भी जो फंड्स हैं वो रख सकते हैं, और मल्टी कैप उसमें मुझे लगता है बहुत बेहतर विकल्प बनता है उसमें। और विकास, ऐसे मल्टी कैप फंड्स कौन से हो सकते हैं फिर? देखिए, ऐसे फंड हाउस के साथ अच्छे मल्टी कैप फंड्स हैं ही हैं, बट अगर आप ब्रॉडली 2-3 फंड्स बोलेंगे तो ICICI प्रू मल्टी कैप फंड हो गया, या मेरे एसेट मल्टी कैप फंड हो गया, या निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड हो गया। तो ये 2-3 अच्छे विकल्प हैं जिसमें आप मल्टी कैप फंड्स लेके आप अपना पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मल्टी कैप फंड पसंद है विकास पुरी को एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। हेमंत जी, आपकी पसंद क्या रहेगी? देखिए स्वाति, जैसे मैंने कहा, जब ऑल वेदर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जो फोकस है वो एसेट एलोकेशन पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको पता है ज्यादा इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे एसेट एलोकेशन से होता है। तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो आप चाहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो थोड़ा कंजर्वेटिव बना के रखें, यानी इक्विटी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर आपको ना मिले, लेकिन साथ ही उसमें इतनी कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो कि वहां पे फंड मैनेजर उसको रीअलाइन कर सके समय के हिसाब से, तो मुझे लगता है एक जो पहली कैटेगरी है वो इक्विटी सेविंग है। जैसा मैंने कहा, लॉन्ग टर्म में अगर आप उसको ऑल वेदर ना भी बनाए तो भी चलेगा, क्योंकि वहां पे इतना इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में नहीं पड़ता है। तो मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इक्विटी सेविंग एक ऐसी ऑप्शन है जहां पे इक्विटी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर है, साथ में आपको बैलेंस जो आर्बिट्राज है उसमें एक्सपोजर मिलता है और आपको डेट में एक्सपोजर मिलता है। ये जो फंड है इनमें अमूमन 30 या 35% एक्सपोजर इक्विटी में रहता है, वो भी डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन वो कभी ज्यादा या कभी कम होता है। तो उसमें ये एक अच्छी कैटेगरी है, स्पेशली उन निवेशकों के लिए जो नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा पैसा इक्विटी में हो, लेकिन जैसा मैंने कहा उसमें पोटेंशियल हो कि अगर मार्केट अच्छा कर रहा है तो उनको बेहतर रिटर्न मिल सके। तो इसमें जो फंड्स इन्वेस्टर देख सकते हैं वो है कोटक इक्विटी सेविंग और HSBC इक्विटी सेविंग। ये 2 फंड है जिनको वो देख सकते हैं। दो इक्विटी सेविंग्स फंड्स को ऑल वेदर पोर्टफोलियो के तौर पर शामिल कर सकते हैं, जिसमें फंड की रिकमेंडेशंस जो आप देख रहे हैं वो हेमंत जी की तरफ से आपके लिए आई है। ओके, अब विकास आप बताइए आपका अगला कैटेगरी कौन सा होगा पसंदीदा एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो के लिए?
देखिए स्वाति, जब हम बात कर रहे हैं वॉलेटिलिटी की, तो जनरली उसमें इक्विटीज़ के लिए हम ज़्यादा फोकस होके बात कर रहे हैं अभी। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स एक कैटेगरी होती है जो अगेन एक बहुत डायनेमिकली मैनेज्ड कैटेगरी है। जो फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि उसमें जैसे हमने मल्टी कैप में एक रेशो डिफाइड डिज़ाइन की हुई थी, वैसा नहीं होता। इसमें प्योर डिस्क्रिशन होती है फंड मैनेजर की कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर मार्केट कैप के लिए हैवी जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वापस मैं दोहराना चाहूँगा कि आज की परिस्थिति में हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स जो हैं वो लार्ज कैप हैवी हों, और आने वाले समय में मान लीजिए कोई करेक्शन होती है मिड और स्मॉल कैप में, तो और फंड मैनेजर्स को लगता है कि उनको अच्छी वैल्यू मिल रही है, तो वो हो सकता है लार्ज कैप का थोड़ा पोर्शन कट करके मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर ले लेंगे। तो फ्लेक्सी कैप जो फंड कैटेगरी है वो फंड मैनेजर को एक ओपन मैंडेट मिल जाता है कि वो डायनामिकली किस तरीके से फंड के जो मार्केट कैप हो गया और सेक्टर एक्सपोजर हो गया वो किस तरीके से मैनेज करना है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो गया, और इसमें यदि आप मेरे से 3 फंड बोलेंगे तो मैं बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, ये 3 फंड हैं जो मुझे लगता है कि इस कैटेगरी में अच्छे फंड्स हैं। ओके, तो फ्लेक्सी कैप एक कैटेगरी है अगेन जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरीज का समावेश है। पर वही है कि कैटेगरी जो है वो फंड चुनने के लिए स्वतंत्र रहती है। जैसा फ्लेक्सी नाम है इसका, फ्लेक्सी कैप, तो ये पसंद है विकास को। हेमंत जी, आपको नेक्स्ट क्या पसंद है ऑल वेदर पोर्टफोलियो के लिए? आई थिंक जैसे मैंने पहले ही कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी हो उस फंड में जहाँ पे एसेट एलोकेशन को बदलाव किया जा सके फंड मैनेजर से, तो वहां पे एक और कैटेगरी जो काफी अच्छी है जिनको हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड बोलते हैं, जैसे मोस्ट पॉपुलरली उनको हम बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से जानते हैं। इक्विटी सेविंग और बैलेंस एडवांटेज में फर्क ये है कि यहाँ पे इक्विटी का जो एलोकेशन है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो चाहते हैं कि हमारा एलोकेशन हर समय पे थोड़ा ज्यादा बना रहे इक्विटी सेविंग के मुकाबले में, और साथ ही क्योंकि हम बात कर रहे हैं डाउन साइड प्रोटेक्शन की, हम बात कर रहे हैं कि जब मार्केट अच्छा कर रहा हो तो हमें पोटेंशियल हो कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके, तो आई थिंक बैलेंस एडवांटेज फंड जो है काफी अच्छी ऑप्शन है। अमूमन हम देखते हैं कि 45 to 50% एक्सपोजर यहाँ पे इक्विटी में होगा, बाकी थोड़ा आर्बिट्राज में और डेट के अंदर होता है, जिससे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि जब मार्केट कंडीशन में बदलाव हो उसमें बदलाव करके वो आपके पोर्टफोलियो को सही मायने में जो ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनना चाहिए वो बनने में मदद करे। तो इसमें 2 फंड जो इन्वेस्टर्स कंसिडर कर सकते हैं वो है ICICI Pru बैलेंस एडवांटेज और निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज। बिल्कुल, तो बैलेंस एडवांटेज फंड जिसमें इक्विटी डेट के बीच के एलोकेशन को मैनेज किया जाता है, और बाजार की वॉलिटिलिटी में ऐसे फंड काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं, जैसा हेमंत जी ने भी बताया। तो ये है उनकी पसंद फॉर एन ऑल वेदर पोर्टफोलियो। विकास, अब आपको फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप के बाद कौन सी कैटेगरी पसंद है जो कि शामिल की जा सकती है? स्वाति, ऐसे तो 3-4 और कैटेगरीज हैं। ऑल वेदर की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं इस तरफ की ये बोलना चाहूँगा कि ये वो फंड्स हो गए जो आप मान लीजिए कोई निवेशक को पैसे की ज़रूरत नहीं है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल रख सकते हैं और किसी भी मार्केट परिस्थिति में रख सकते हैं। तो जैसे हमने मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप बोला, वैसे ही अगर किसी का रिस्क एपिटाइट कम है तो फिर आप कोई एक प्योर लार्ज कैप फंड्स भी अगर आप लेते हैं तो वो भी एक ऑल वेदर फंड की कैटेगरी में ही हम डालेंगे, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आएगी उसमें और आपका एक स्टेबिलिटी रहेगी पोर्टफोलियो में। तो लार्ज कैप कैटेगरी में ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक अच्छा फंड है। बट यदि किसी के पास में थोड़ी सी रिस्क एपिटाइट हो तो टाटा का, जैसे टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लेंगे, तो वो भी अगर आप लेके रखते हैं तो मार्केट की कैसी भी परिस्थितियां बनी रहेंगी, आपके उस पोर्टफोलियो में या उस फंड में थोड़ी बहुत मूवमेंट रहेगी और ब्रॉड बेस्ड रैली में तो ये बहुत अच्छा करेंगे। या इसी तरीके से अगर आप लार्ज कैप लेते हैं और अगर उसका ही एक रेप्लिका लेना है थोड़ा, और अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच लेंगे तो निफ्टी 50 कैटेगरी भी ली जा सकती है ऑल वेदर फंड के हिसाब से। विच मीन्स कि यदि किसी का 10 से 15 साल का होराइजन है और उसको रोज़ रोज़ पोर्टफोलियो नहीं देखना है, मार्केट ऊपर जा रही नीचे जा रही है, हर हफ्ते ट्रैक नहीं करना है और वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो इंडेक्स फंड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होती है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अगर ले लें तो वो भी एक ऑल वेदर फंड की कैटेगरी में होता है, तो उसमें यूटीआई निफ्टी 50 एक अच्छी ऑप्शन है। ओके, तो एक लार्ज कैप फंड हो गया, या फिर अगर आप पैसिव थोड़ा प्ले करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप पैसे लगा सकते हैं।
मैं लार्ज कैप फंड के आपके फंड जानना चाहूंगी विकास, आप बताएंगे एक बार फिर से प्लीज दर्शकों के लिए। हाँ, स्वाति, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप अच्छा एक विकल्प है। हालांकि लार्ज कैप फंड में अगर आप दूसरे फंड्स भी देखेंगे, एसबीआई का लार्ज कैप अच्छा फंड है, आईसीआईसीआई प्रू का भी लार्ज कैप फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो लार्ज बट क्योंकि यदि हमने एक कॉन्सेंट्रेटेड लिस्ट बनानी हो तो उसमें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप एक अच्छा विकल्प है। और टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लेंगे तो वो भी लगभग आज की परिस्थिति में लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव है, तो टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड भी लिया जा सकता है। जी, तो एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और जानेंगे दोनों ही एक्सपर्ट से उनके पोर्टफोलियो में या उनकी नजर में ऑल वेदर पोर्टफोलियो के लिए और कौन सी कैटेगरीज बैठती हैं फिट। बने रहिए हमारे साथ। हर मौसम में हिट पोर्टफोलियो, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो कि ऑल वेदर रहे, बिल्कुल हिट, हर बाजार के हाल में कमाल करे। इसी पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ हेमंत उस्तगी हैं और साथ ही हमारे साथ विकास पुरी भी है। उनसे हम जान रहे हैं उनके पसंदीदा कैटेगरीज और फंड्स। हेमंत जी, अब आपकी लिस्ट में कौन सी कैटेगरी है पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक? देखिए स्वाति, तीसरी कैटेगरी भी वो हाइब्रिड फंड्स में है, जिनको हम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड बोलते हैं। ये जो फंड्स हैं इनमें अमूमन 65% पैसा जो इक्विटी में लगता है और बाकी 35% डेट में होता है। ऑफ कोर्स इक्विटी एलोकेशन डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से, पर यूजुअली ये जो फंड है क्योंकि इक्विटी का टैक्सेशन के लिए ये 65% एटलीस्ट एलोकेशन जो है मेंटेन करते हैं और विद इन इक्विटी भी वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है। हालांकि ज्यादातर जो इस कैटेगरी के फंड्स हैं उनका बायस थोड़ा लार्ज कैप पे रहता है, बट ऐसे भी फंड आपको मिलेंगे जहां पे आपको मिड कैप और थोड़ा सा कभी कभी आपको एक्सपोजर जो है वो स्मॉल कैप में मिलने को लगे। तो एक तो इक्विटी में डेफिनेटली उनको वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है और दूसरा इन टर्म्स ऑफ इवन एसेट एलोकेशन 35% जो हमेशा वो डेट में बना रहता है। तो यहाँ पे अगर हम फंड्स की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट और कोटक इक्विटी हाइब्रिड, ये दो फंड्स हैं जिनको निवेशक इस कैटेगरी में अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहें तो इनसे शुरुआत कर सकते हैं। तो एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं एज एन ऑल वेदर पोर्टफोलियो सिलेक्शन। और विकास, अब नेक्स्ट आपके जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें कौन सी कैटेगरी है एंड फंड्स? देखिए स्वाति, जब हम ऑल वेदर फंड्स की बात कर रहे हैं तो हम एक सेगमेंट होता है, जैसे हम सीनियर सिटीजन्स बोल रहे हैं या रिटायरमेंट एज वाले जो क्लाइंट्स रहते हैं जिनको भी एक रेगुलर इनकम चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए अपने फंड्स में, तो उनके लिए एक डिविडेंड यील्ड फंड्स रहते हैं। और बेसिकली डिविडेंड यील्ड फंड जैसे नाम है वो यही है कि उनको एक रेगुलर डिविडेंड की इनकम आती रहे। अब उसमें फंड मैनेजर टिपिकली सभी लार्ज कैप कंपनीज़ का पोर्टफोलियो बनाएंगे और उन कंपनीज़ का जो स्टेबल हैं, बड़ी हैं और रेगुलर डिविडेंड्स देती हैं, तो उसमें जो नाम आते हैं अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में वो सभी वो बड़ी कंपनीज़ होती हैं देश की जो हमारी इकोनॉमी को ड्राइव कर रही हैं। तो डिविडेंड यील्ड फंड एक थोड़ा सा ये ऐसा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सबके लिए है, बट वो निवेशक जो वॉलेटिलिटी बहुत कम चाहते हैं और एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम चाहते हैं, तो डिविडेंड यील्ड फंड एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। हाँ, इसमें रिटर्न आपकी हो सकता है बाकी जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं उसके हिसाब से ना आए, लेकिन स्टेबिलिटी इसमें काफ़ी अधिक रहती है। तो ये एक कैटेगरी है जिसमें आप निवेश किया जा सकता है। ओके, तो डिविडेंड यील्ड फंड है, यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, सुरक्षित भी है, रेगुलर आय के लिए एक बेहतर विकल्प भी है, जिसमें आप एक पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए एक अलग फ्लेवर शामिल करने के लिए आप सोच सकते हैं। हेमंत जी, अब नेक्स्ट आप कौन सा कैटेगरी आप सजेस्ट करेंगे दर्शकों को जो कि पोर्टफोलियो में शामिल की जा सकती है? जी स्वाति, अगर हम देखें तो नेक्स्ट कैटेगरी मेरे हिसाब से मल्टी एसेट फंड जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जो निवेशकों को ऐसा पोर्टफोलियो, एटलीस्ट पोर्टफोलियो का वो हिस्सा जिसको वो चाहे कि वो ऑल वेदर पोर्टफोलियो बने, तो उसमें मल्टी एसेट फंड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सेबी की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से मिनिमम 3 एसेट क्लासेस में फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना है और मिनिमम एक्सपोजर जो है इन तीनों कैटेगरी में 10-10% होना जरूरी है। तो ये जो फंड्स हैं इसमें आपको इक्विटी में, डेट में, आर्बिट्राज में भी, इंटरनेशनल इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर और इस तरह के आपको एक्सपोजर मिलेंगे। पर्पस वही है यहाँ पे कि क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑल वेदर की, तो देखिए हम जानते हैं कि डिफरेंट एसेट क्लासेस डिफरेंट समय पे डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। तो ऑब्जेक्टिव वही होता है कि जब भी कोई एसेट क्लास काम कर रही हो उसमें आपका एक्सपोजर होना चाहिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा एटलीस्ट उस समय पे आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है और बाकी जो है, जो मार्केट वॉलेटिलिटी से जो इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो में आता है वो कुछ हद तक उसको कम कर सके। तो मुझे लगता है ये मल्टी एसेट जो कैटेगरी है वो काफी इंपॉर्टेंट है।
इसके अंदर 2 फंड्स हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, उनकी जो एलोकेशन है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, जिस तरीके से एक प्रॉपर मल्टी एसेट फंड में होनी चाहिए। तो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड और यूटीआई मल्टी एसेट फंड, ये 2 फंड्स हैं, मुझे लगता है इनको निवेशक कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हेमंत रुस्तिक जी की राय है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है वो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं फॉर लिटिल बिट ऑफ स्टेबिलिटी एंड रिटर्न, क्योंकि इसमें हर एक एसेट एलोकेशन का समावेश होता है जो कि आपके पोर्टफोलियो को बाजार की किसी भी उथल पुथल से एक स्टेबिलिटी दे सकता है। ओके, नेक्स्ट इन लाइन विकास, आपकी नजर में कौन सा कैटेगरी आपको अच्छी लग रही है? जी, तो स्वाति, अब हम पोर्टफोलियो अगर कंस्ट्रक्ट की बात करें तो जैसे हेमंत सर ने बोला जो कैटेगरीज उन्होंने दी, तो एक सम अप अगर करना हो मेरे को, तो अगर किसी एक पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड ले लिया निवेशक ने, एक फ्लेक्सी कैप ले लिया, एक बैलेंस एडवांटेज ले लिया, एक मल्टी एसेट ले लिया, और एक जो हमने बोला कि अगर किसी को डिविडेंड काइंड ऑफ इनकम चाहिए तो डिविडेंड यील्ड, या फिर एक विकल्प और है स्वाति, इसमें एक कॉन्ट्रा फंड होते हैं। हालांकि ये फंड बहुत ज़्यादा फंड हाउसेस के पास नहीं है, लेकिन इसमें एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। नाउ द वर्ड इटसेल्फ सेज कि कॉन्ट्रेरियन व्यू होता है कि फंड मैनेजर बहुत हाई बीटा स्टॉक्स में नहीं लेते हैं, मोर ऑफ वैल्यू स्टॉक्स ढूंढते हैं कि जहाँ पे आपका वैल्यूएशंस जो है वो कंफर्टेबल है। अब इसमें क्या होता है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी तरह की मार्केट कैप के स्टॉक्स होते हैं, ये उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। पोर्टफोलियो का बीटा लो होता है, बीटा मीन्स उसका रिस्क लो होता है। तो हमारा आज का पर्पस भी यही था कि हम ऐसे फंड्स को हाईलाइट करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी ना हो। तो कॉन्ट्रा फंड जो है उसमें एसबीआई कॉन्ट्रा एक फंड है, इसका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट एट पार विद जो आपके इक्विटी फंड्स हैं उनके साथ एट पार है इनका रिटर्न भी, और ये भी एक फंड का हिस्सा बन सकते हैं एज ए ऑल वेदर फंड। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग एक कैटेगरी बताई विकास ने कि कॉन्ट्रा फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, एक हिस्सा इसका भी रख सकते हैं, ऑफ कोर्स अच्छे से समझ के, सोच समझ के, क्योंकि कॉन्ट्रा फंड्स थोड़े जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए होते हैं। थोड़ा समझना कि कैसे काम करते हैं, ये सब देखना और समझना बेहद जरूरी है। बहुत धन्यवाद करेंगे हम हेमंत जी और विकास, आप दोनों का ही हमारे साथ इस बेहद ही खास टॉपिक पर शामिल होने के लिए। हमने समझा कि कैसे स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के जरिए, जो कि बाजार के हर हाल में आपको कमाल करके दिखाए, जिसको हमने कहा एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो कैसे बनाए। इस पर चर्चा करने के लिए अगेन थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के शो में भी बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।